अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो बात करते हैं हम लोग। बहुत ही आज ख़ास दिन है, ख़ास रात है सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही बेहतरीन और ख़ुशी का माहौल है। एक साथ देखिए कितना क्या कोइंसिडेंस है, क्या खूबसूरत कोइंसिडेंस है अपने हिंदुस्तान में। एक ही देश के अंदर में दो बड़ी ऐसी कौमें जो एक तरफ खुशियों के रंगों में रंग रहे हैं और दूसरी तरफ खुशियों के लिए और दूसरों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने देश की खुशी के लिए दुआओं में आज रात भर लोग ऊपर वाले से हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ करेंगे। ये बहुत ही खुशी का माहौल है, खुशी का मतलब एक बेहतरीन सा मौका है। वाकई में हम तमाम भारत के लोगों को ये ख़ास मौका पर यकीन मानिए अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए स्पेशल दुआ करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। सोचिए शब बारात है और लोग होली भी मना रहे हैं, तो हिंदुस्तान की वो तमाम लोग जो लोग होली मना रहे हैं, खुशियों के रंग में रंग रहे हैं, उनकी खुशियां हमेशा बरकरार रहे, उसके लिए पूरे मुसलमान भाई आज इबादत करेंगे, दुआ करेंगे। ऐसे तो इबादत दुआ सालों भर करना चाहिए, ज़िंदगी भर करना है, जो चीज़ फ़र्ज़ है उसको तो करना ही है। लेकिन जितने भी लोग शब बारात मनाते हैं, जितने भी लोग इस ख़ास रात में दुआ ख़ास करते हैं, ख़ास तरीके से करते हैं, उन तमाम लोगों की दुआ अल्लाह कबूल करे और जितने भी देश के लोग हैं उनकी खुशियाँ हमेशा बढ़ती रहें, दुगुनी होती रहें, उनके दामन खुशियों से भरता रहे। जी अज़रुद्दीन भाई, मैं बड़ा ही खूबसूरत सी एक जगह पर बैठा हुआ हूँ, हमारे एक पूरे राजस्थानी टीम के साथ मैं बैठा हूँ। मुझे जब भी बकरे का गोश्त खाना होता है ना, तो मैं अपनी राजस्थानी टीमों के पास आता हूँ। मैं गोश्त बड़ा ही ज़बरदस्त बनाते हैं ये लोग बकरे का, और वैसे भी राजस्थानी जो लोग होते हैं ना, उनका बकरा बनाने का तरीका बड़ा अलग होता है। तो तो एक बड़ा ही खूबसूरत सी जगह है, चारों तरफ ग्रीनरी है, आराम से बाहर बैठे रहता हूँ और हमारे साथी जो हैं अंदर खाना पका रहे होते हैं। वैसे अज़हर भाई देखिए, मेरी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले की रहमत है कि मैं बाहर जब भी कहीं जाता हूँ हमेशा मुझे ऐसे कुछ दोस्त मिलते हैं जो खाना बनाने में बड़े माहिर होते हैं। मुझे अज़हर भाई कतर में आपके मतलब वो जो आप बनाते थे ना स्पेशल भुना बकरे का, आज तक मुझे वैसा कहीं नहीं मिला, वो जो आप काली मिर्च वगैरह डाल के बनाया करते थे। और एक हमारे ये भाई हैं, हमारे फ़ारूक भाई हैं, जो बनाते हैं बकरा ज़बरदस्त तरीके से। आज उन्हीं के लिए बकरा, हम लोग उन्हीं के साथ बकरा खाएंगे। ये हमारे फ़ारूक भाई हैं, राजस्थान के हैं, इनकी पूरी टीम ज़बरदस्त भाई। चाहे निहारी हुआ, चाहे बकरा हुआ, चाहे टिक्का बनाना हुआ, उफ़ लाजवाब, यकीन मानिए। और एक और हमारे टीम में है, हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग हैं यम्बू में, जहाँ मैं गया था, उन लोगों की भी देखिए यम्बू का नाम लिया, खालिद भाई भी आ ही गए हैं। ये जगह हमसे छुपाया गया है। अरे नहीं खालिद भाई, आइए तो सही, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ज़बरदस्त, यकीन मानिए। मतलब अगर आप यहाँ का बकरा एक बार खा लेंगे, बना अभी हम लोग गए थे अस्कान के आगे में, वहाँ पे जहाँ बकरा ज़बह किया जाता है, जो स्लॉटर हाउस है, वहाँ गया था और पूरा एक बकरा लेकर आए हम लोग। है ना। लेकिन दुआ नमाज कुरान तो करना ही है, इसीलिए थोड़ा कम ही खाएंगे। खैर यार, खाने पीने की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, आज ऐसा स्पेशल था इसी वजह से। और अज़हर भाई जो अभी शायद चले गए हैं, तो रियाजुल भाई वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बात कर रहा था, देखिए आज हिंदुस्तान में बड़ी खुशियों का मौका है, बड़ी खूबसूरत सा दिन है। आप गौर कीजिए इस बात पर, एक मतलब अगर आप सोचिए, आप ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि हिंदुस्तान में अमन चैन हो, खूबसूरती हो, बेहतरीन लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खुशियों में शामिल हों, तो सोचिए आज वो कितना खूबसूरत सा माहौल है कि एक तरफ रंगों में हिंदुस्तान के वो आबादी जो होली मनाते हैं, वो खुशियों के रंग में रंग रहे हैं, एक दूसरे के परिवार के साथ मिल जुल रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह ने
सभी को सब कुछ ज़िंदगी दिया, पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को बनाया। उन्होंने ये खुशियों का पल हमारे हिंदुस्तान के उन लोगों को दिया जो लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं रंगों का। और आज बड़े खुशनसीब वो लोग होंगे जो दुआ ख़ास करेंगे, दुआ करेंगे और इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, स्पेशल तरीके से लोगों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। अपने खाने पकाने में उन लोगों को वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके वो हकदार हैं, जो हमारे गरीब जो आसपास रहते हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है, कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं बड़ी ही बेसब्री से, आसपास के जो गरीब होते हैं ना, इस बात का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा और हमारे घर में भी नेमतों का अंबार लग जाएगा। यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार में देखा है जो लोग एकदम इस महीने का ख़ास तरीके से इंतज़ार करते हैं। हम तमाम लोग तो करते हैं क्योंकि नेकियां तो इसमें भरपूर मिलती हैं, दुआएं भरपूर मिलती हैं, हर तरीके का सवाब भरपूर मिलता है, आपका सेहत अच्छा रहता है, आपके हर तरीके के परेशानियों से दूरी मतलब अल्लाह बना देता है। और सबसे अच्छी बात, चूँकि हम इस बात पे खुश होते हैं क्योंकि हमें सवाब इसमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। और मैं इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में मनाऊँगा, ये तो और मेरे लिए खुशनसीबी है। लेकिन सोचिए उन लोगों का जिस घर में 2 वक्त की रोटी भी तरीके की नहीं होती है, उन लोगों के घर में हर शाम में बेहतरीन चने का घुगनी जिसको हम लोग कहते हैं, वो पकौड़े, फल, फ्रूट्स, जूस, रूह अफ़ज़ा, क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो कितनी अच्छी चीज़ है, कितना अच्छा लगेगा। और आज शब बारात है, कई लोग इस बात की खुशियाँ मनाएंगे, दुआ करेंगे, है ना। तो ये ख़ास दुआ मैं इसलिए कह रहा था दोस्तों कि आज ज़रूर कीजिएगा, जितने भी लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि अपने देश में अमन चैन रहे, सुख शांति रहे। जितने भी लोग परेशान हाल हैं, जितने भी लोग इस लॉकडाउन की वजह से अपनी नौकरी खो चुके हैं, जितने भी लोग बेरोज़गार हुए हैं, जितने भी लोग नोटबंदी की वजह से परेशान हुए हैं, उनकी कमाई, जो गाढ़ी कमाई जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या उस जमा करते हुए बूढ़े हो गए हैं और वो कहीं जा नहीं पाते, उसी पैसे से अपनी ज़िंदगी काटते हैं, उनका हाथ अचानक से खाली हो गया है, वैसे लोगों की मदद करनी है। और ये कोशिश करनी है कि जितने भी हो सके एक दूसरे की मदद करनी है। देखिए, मैं भी कई पोस्ट डालता रहता हूँ नौकरी से रिलेटेड। मुझे पता है कि 100 में से 1-2 लोगों को फ़ायदा होगा, उससे कम से कम 1-2 लोगों को फ़ायदा तो हो रहा होगा, है ना। देखिए, इलेक्शन आने वाला है, बीमारी भी फैली हुई है। इलेक्शन मतलब जो बंगाल में हो रहा है, वहाँ बीमारी अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी कोरोना से बच के रहना है। जितने भी लोग हो सके, है ना, आप लोग कोशिश कीजिएगा वैक्सीन ले लेने की। वैक्सीन ज़रूरी है, ठीक है। और फिर इंशाअल्लाह आज के दिन ख़ास दुआ करना है सभी लोगों को कि देश हमारा खुशहाल रहे, चैन से रहे, जितने भी लोग हैं। और थोड़ा एक कोशिश और करनी है दोस्तों, आपसी लड़ाई को ख़त्म कीजिए और एक बेहतरीन समाज बनाने में एक पूरी कोशिश कीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स हमारे देश की रूह बन चुकी है। लोकतंत्र में पॉलिटिक्स ज़रूरी है, लेकिन उस पॉलिटिक्स का कैसा होना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी इसमें थोड़ी भी जिम्मेदारी समझ में आती है तो कोशिश ये करना है कि उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाना है। सोसाइटी के लिए धोखा नहीं देना है। धोखा देने की कोशिश बहुत लोग करते हैं। मैं देखता हूँ मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं या नज़र पड़ती है सोशल मीडिया पर, जिनको मैं पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन बातें ऐसी ऐसी रखेंगे वो लोग, ऐसा लगता है कि कितने खैरखा हैं समाज के, किसी कौम के। जो लोग किसी एक समाज का भी फिक्र करते हैं, अगर उसकी ईमानदारी से फिक्र करें, अगर कोई बात करता है कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं, हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हम सिख के ठेकेदार हैं, हम ईसाई के ठेकेदार हैं, हम फार्मर्स के ठेकेदार हैं, अगर आप ठेकेदार भी हैं ना, तो उस तमाम ठेकेदारी को आपको ये कोशिश करनी है कि वो विद इन द प्रियम्बल जो हमारा है, हमारा देश की कंस्टिट्यूंसी, जो हम कंस्टिट्यूंसी कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान, हमारे देश का जो एक ग्रंथ आप कह सकते हैं, हमारा देश जिस पे चलता है, उसके तहत अगर रहते भर में आप किसी ख़ास किसी समुदाय के अगर आप ठेकेदार हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी से नफ़रत करें। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसको थोप दिया जाता है कि वो ये पॉलिटिकल पार्टियां किसी ख़ास समाज के लिए है। जैसे भाजपा की बात होती है कि वो हिंदुओं के लिए है, MIM है मुसलमानों, कोई ऐसा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत सब काम करेंगे। अगर आपको कोई नेता ऐसा पॉलिटिक्स करता दिखता है तो उसको लात मार के निकालिए, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे MIM का हो। लेकिन अभी तक सिर्फ इल्ज़ामें लगती हैं। मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है कि लोग मतलब कि सिर्फ ये खुल के कहें कि कुछ ही नेताओं को छोड़कर, कुछ दलालों को छोड़ के, कुछ गंदे लोगों को छोड़कर, और वैसे लोगों का बहिष्कार करना आम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और ये कैसे होगा, याद रखिएगा,
इस दुनिया में इतिहास रहा है, आप पढ़ लीजिएगा, कहीं का भी इतिहास पढ़ लीजिएगा, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, जितने भी लोग, जितने भी समुदाय ने धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी, वो देश बर्बाद हुआ है। और वो बर्बाद जब हुआ है तो बुरे तरीके से बर्बाद हुआ है। और फिर वहाँ जब तरक्की आई है तो इस बेस पर आई है कि तरक्की सबकी होनी चाहिए, मिलजुल कर होनी चाहिए। हमें इस बात का, अरे बगल में हमारे एक देश का आपने देखा होगा कि जब भी नफ़रत की सीमा बढ़ जाती है तो रोहिंग्या होता है, समझ रहे हैं, रोहिंग्या के साथ अत्याचार होता है। लेकिन आज वही अत्याचार करने वाले लोग जब उन लोगों पे करते हैं जो इसको जायज़ करार देते थे कि नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, और आप आतंकवादी के नाम पे किसी को भी मार देंगे। आपने बर्मा के हालत को देखा, और इस देश में भी वैसे कई नफरती कीड़े हैं, कई ऐसे जानवर हैं, कई ऐसे कमीने हैं जिनकी नफ़रत का सीमा इतना बढ़ चुका है कि अगर उनके हाथों में बंदूक दे दिया जाए तो शायद वो नहीं देखेंगे कि कोई बेगुनाह है, कोई बच्चे हैं, कोई महिलाएं हैं, वो शायद उसको भी मार डालेंगे। वो इतने नफ़रत से भर चुके हैं, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति, अपने देश की घटिया राजनीति है ना। इस देश की घटिया राजनीति है। इस देश की घटिया राजनीति को अगर आप हिंदू से, मुस्लिम से, इससे उससे करेंगे तो याद रखिए नफ़रत की जो सीमा है ना वो बढ़ती जाएगी, और वो एक दिन आएगा कि हम इसी तरीके की चीज़ों से गुजरेंगे जो हमारे आसपास देखने को मिल रहा है। और याद रखिए आज जो चीज़ देखने को मिल रहा है बर्मा में, म्यांमार में, वो चीज़ कहीं भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि याद रखिएगा हमेशा एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन एक्शन पर ही दुनिया चलती है, ये नेचर का लॉ है। देखिए देश का कानून अलग है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ बहुत देर से बोतल ला के रखा हुआ है मेरे भाई ने, पी नहीं रहा हूँ मैं। देखिए देश का कानून अलग है, नेचर का कानून अलग है। इस बात को गौर से समझिएगा, देश का कानून अलग है, नेचर यानी कि प्रकृति जिसको भी आप मानते हो, खुदा की जो नियम कानून है ना वो बिल्कुल अलग है। दुनिया में आप चाहे जितनी भी जस्टिफिकेशन दे दें कि हम फ़िलिस्तीनियों को मार रहे हैं, हम यमनियों को मार रहे हैं, हम रोहिंग्या को मार रहे हैं क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं, हम बमबारी कर सकते हैं क्योंकि ये आतंकवादी हैं, और आप उस नाम पर कई गरीबों को मार दे रहे हैं, कई बेगुनाहों को मार दे रहे हैं, कई शरीफ को मार दे रहे हैं, कई लोगों की लाश बिछा दे रहे हैं सिर्फ अपने नाजायज़ इच्छा की पूर्ति करने के लिए। और वो इच्छा कुछ भी हो सकता है, चाहे उस देश को लूटना हो, चाहे उस देश के तेल को लूटना हो, चाहे उस देश में आपको पॉलिटिक्स करनी हो, नफ़रत भरी पॉलिटिक्स करनी हो। लेकिन जब भी वहाँ पर रास्ता, आज नहीं, देखिए कानून की बात हम लोग नॉर्मली करते हैं कि चलो आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, अरे 20 साल बाद, चलो लेकिन इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन नेचर जो पलटता है ना, जो प्रकृति जो होती है, प्राकृतिक जो चैन होता है, जो साइकिल होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो भले 20 साल, 50 साल या 100 साल, लेकिन जब पलटता है ना तो इतिहास बदल देती है। तो याद रखिएगा, भले आप किसी से मत डरिए, कानून आपके बाप का हो सकता है, जिसका राज चल रहा है उसका हो सकता है। कानून हो सकता है कि आपके बाप राज कर रहे हों, आपके नाजायज़ बाप राज कर रहे हो तो आप गलत कर सकते हो, किसी को आप मॉब लिंच कर सकते हो, किसी गरीब के दाढ़ी नोच सकते हो, किसी को मार सकते हो, तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके नाजायज़ बाप आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं। लेकिन जब वही कानून, या तो कानून सज़ा दे दे तो ठीक है, लेकिन वही जब प्राकृतिक सज़ा देती है, जो प्रकृति होती है, जब नेचर सज़ा देती है तो वो आपके बर्दाश्त के बाहर होता है। फिर आप मतलब कहीं के नहीं रहते हैं, फिर आपको कहाँ से कैसे मार पड़ेगी कोई पता नहीं चलेगा। यकीन मानिए ये प्रकृति का नेचर है, ये नेचर ऑफ द लॉ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को गौर करना है। इसी नेचर को, इसी प्रकृति को हमने बेहतर करने के लिए इस दुनिया में धर्म बने हैं, उसके तौर तरीके बने हैं, मजहबी एतबार से लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका बनाया गया है, क्योंकि वो जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। वो एक मतलब आपके नस्लें उसका मतलब भुगतेंगी असर। अगर आप आज नफ़रत फैला रहे हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन आपके बच्चों को उसी नफ़रत का जड़ अगर आपने लगा दिया है तो उसका जो फल है वो आपके बच्चे काटेंगे। हो सकता है आज आप बूढ़े होकर मर जाएं और आपके अंदर की जो कुंठा है वो ख़त्म हो जाए कि चलो साला मैंने 2-4 को मरवा दिया या मार दिया, मन की कुंठा शांत हो गई, लेकिन उसका जो असर होगा वो आपके नस्लों पे पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसी को लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। तो नेचर से झगड़ा मत कीजिए। नेचर हमारा जो है, जो बनाया है, नेचर मोहब्बत से चलता है, नेचर इश्क से चलता है, नेचर जो है मोहब्बत से ही सिर्फ और सिर्फ ये पूरी दुनिया चलती है। मोहब्बत से ही आप इस दुनिया में आए हैं,
ऐसा नहीं है कि आप जो नफ़रती जितने भी कीड़े हैं वो आपके माँ बाप एक दूसरे से नफ़रत करते हुए आपको पैदा किए हैं, ऐसा तो है नहीं। मोहब्बत से ही इस दुनिया में आप आए। तो इस दुनिया को मोहब्बत से ही चलाना है, अपने नेचर का ख्याल रखना है, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखना है। और आज एक बहुत ही अच्छा मौका है, कितना खूबसूरत माहौल है कि पूरी दुनिया में मतलब लोग जो हैं, हिंदू भाई जितने भी हैं वो आज होली मना रहे हैं, रंगों की खुशियों में रंग रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, खुशियों के रंग से रंग रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी कौम हमारे मुसलमान भाइयों का जो दुआएं करेंगी, मगफिरत की दुआ करेंगी उन लोगों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए खैर व आफियत की दुआ करेंगे जो इस दुनिया में हैं, खुशियों की दुआ करेंगे जो आने वाली नस्लें होंगी, अमन चैन की दुआ करेंगे जो आप तमाम लोग एक दूसरे के साथ जी रहे हैं और जो जहाँ पर है खुशियों के साथ रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है दोस्तों। अब्दुल रहमान कहते हैं यूएन का बयान आया था कि लास्ट वीक की मुस्लिम हेट्रेड और इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। बिल्कुल, और इसकी वजह से भारत के मिनिस्टर को यूएन के जो अधिकारी हैं उन्होंने सवाल जवाब किया था कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अब्दुल। चलिए, तो आज बहुत ही बिल्कुल गुफरान मोहम्मद भाई, आप भी शामिल रखें दुआ में। बेशक बेशक सब लोग दुआ में शामिल हैं माशाल्लाह। और यहाँ अभी शाम हो चुका है, मैं भी जाऊँगा थोड़ी देर में, और हरम में इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर फुल देसी। बिल्कुल, अगर किसी को लाइव जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे लाइव का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। इफ़ समबडी वांट्स टू ज्वाइन मी लाइव। वालेकुम अस्सलाम हिदायत खान भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्पेशली अपने देश के लिए, मुल्क के लिए। और ये जो खुशियों का रंग है वो हमेशा रंगा रहे और सब लोग सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कोई जुड़ना चाहते हैं? खालिद सैफाई भाई, आपका ऑप्शन आया है जुड़ने के लिए। किस टाइल पे है आप आज? किस टाइल पे है मतलब? टीले पर है, अच्छा। हाँ हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई कैसी चल रही है, कैसा कट रही है जिंदगी हिंदुस्तान के अंदर? मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया है भाई। क्या कोल्ड ड्रिंक चल अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है क्या भाई? ना ना ना, पानी है भाई, बाप रे बाप, कोल्ड ड्रिंक का धोखा देने के लिए बोतल रखा गया। अच्छा अच्छा, मन को बहलाया जा रहा है। और बताइए। बिल्कुल। बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्या चल रहा है बताइए, कब तशरीफ लाना हो रहा है सऊदी अरबिया? इंशाल्लाह ये रमजान के मिड में इंशाल्लाह। ए भाई, ये बताइए सऊदी अरबिया का क्या फ्लाइट का सीन है? बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सऊदी अरब का फ्लाइट कब खुलेगा, क्या है? सऊदी अरब का फर्दर कोई मतलब अनाउंस नहीं हुआ है फ्लाइट खुलने का भाई। 17 मई वाली जो खबर आ रही थी वो क्या है? 17 मई को सऊदी अरब अपना पूरा एयरपोर्ट खोल रहा है। जो तो और फ्लाइट इंडिया 31 अप्रैल तक बंद रखा है, तो 31 अप्रैल के बाद इंडिया खोल देगा और 17 मई के बाद सऊदीया खोल देगा, तो फिर फ्लाइट को उड़ा के ला सकते हैं हम लोग यहाँ? लेकिन परमिटेड नहीं है। जो कंट्री सऊदी अरब ने बैन करके रखा हुआ है पहले से, वो बैन किस ही रहेगा। कंट्री? ओ, क्या है, वो बैन ही ओके। रहेगा। इसीलिए अच्छा, मसला इसके है भाई। अलावा चलिए, अब एक टेक्निकल बंदा जुड़ गया है मेरे साथ, तो एक सवाल और भी हो जाता है इसी बात पर। चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के बारे में पूछते रहते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोग जो सऊदी में या कहीं पर रहे हैं और अच्छी जानकारी रखे, मैं उनसे दो सवाल करता रहता हूँ। भाई, दो चीजें ऐसी बताइए जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग नौकरी खोज रहे हैं या जो लोग ये वीडियो को देखेंगे, वो लोग उस काम को करेंगे या सीखेंगे या पढ़ेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, आगे चल के नौकरी मिल जाएगी, चाहे इंडिया हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो। क्योंकि अगर टेक्निकल हैंड है आपके पास तो हो सकता है कि आपको जरूर नौकरी मिल जाए। तो कौन से ऐसे दो टेक्निकल हैंड्स हैं जिसको आप रिकमेंड करेंगे सीखने के लिए, और लोग वहां पर सीख कर उससे फायदा उठा सकते हैं? अभी ना सबसे ज्यादा चल रहा है, इंडिया और गल्फ दोनों देखा जाए तो
डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए, या डिजिटल का जो भी है उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जो जितना मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ ना, अभी ना डिजिटल की तरफ दुनिया जा रही है। तो आप ब्रॉडकास्टिंग में जाइए, ठीक है, इससे रिलेटेड जो सीख सकते हैं ना, प्रोग्रामिंग सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, कुछ भी सीखना है ना उसी रिलेटेड सीखिए। आने वाला टाइम में जैसे उसी मैंने का एक शुरू बूम किया मिलेगा। हुआ है ऑलरेडी, जैसे मैंने एक शुरू किया है ऑलरेडी एक वेबसाइट अपना, जो जी फैशन जी से जी। रिलेटेड है, लेकिन हमारी दूसरी टीम उसको देखती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल उसको शुरू किया है मैंने। तो यानी कि इंशाल्लाह। डिजिटलाइजेशन के बारे में, यानी कि ऑनलाइन सेलिंग हो सकता है। जैसे अमेजन एक ऑप्शन देता है, आप उसमें आप सेलर बन सकते हैं, आप उसी से सामान लेकर आप उसी अमेजन पर आप सेल कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल। अलीबाबा देता है जो चाइना का है। इंडिया का फ्लिपकार्ट देता है ऑप्शन, जो मतलब कि ऑनलाइन सेल, और या फिर ऑनलाइन कोई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां से आप कुछ लोगों को देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया है, आज मैं किसी में एक चीज जोड़ के बता रहा हूं। कोई भी काम आप कर रहे हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, कोई भी आप काम कर रहे हो दुनिया का, ठीक है, एक बात का बस ख्याल रखिए कि हमारे उस काम से जितने भी लोग हैं, क्या उनकी जिंदगी में किसी तरह का वैल्यू ऐड हो रहा है। अगर उनकी बिल्कुल जिंदगी में वैल्यू ऐड हो रहा है तो वो आपको, वो काम आपको करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा। आप बिल्कुल। वैल्यू ऐड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी जमाने में कोई नहीं जानता था कि लोग हज करने के लिए जैसे आते थे, तो किसी जमाने में ऊंट पर बैठ कर आते थे, अब लोग हवाई जहाज पर बैठ के आते हैं। तो जिसने हवाई जहाज बनाया वो जिंदगी में वैल्यू ऐड किया, जिसने कार बनाया बिल्कुल उसने जिंदगी में वैल्यू ऐड किया, जिसने ये ईयरफोन बनाया वो मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया कि भैया मैं बैठ के दूर में मोबाइल दूर में रख कर बैठा हुआ हूं और ये मेरी बात आसानी से हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप बैठे हुए हैं, मुझे जाना है आज किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो मैं देख रहा हूं ऑनलाइन और वहीं से बुकिंग मैंने कर लिया, तो ये जिंदगी में आपके वैल्यू ऐड हो गया। अगर आपको बिल्कुल कार बुक करनी है, टैक्सी बुक करनी है, आप बैठे बैठे मोबाइल से कर रहे हैं। एक जमाना होता था खालिद भाई कि किसी जमाने में लोग 50,000 1 लाख रुपए का गुमटी खोलते थे गांव देहात में, गुमटी जी जिसमें जी पान जी। बेचते थे, चॉकलेट बेचते थे। मतलब अगर उनकी जिंदगी में 20 से 25 हजार होते थे तो वो गुमटी खोलकर अपना परिवार चला लेते थे। बिल्कुल समझ सही। रहे हैं, 3 4 सही। परिवार चला लेते थे। आज सही बात। वही गुमटी का दाम मेरे हाथ में घूम रहा है, मेरे हाथ में मोबाइल 1 लाख रुपए का है। उस 1 लाख रुपए का काम सिर्फ हम कॉलिंग, फोटो और वॉचिंग मूवीज। व्हाट बस। इज दिस। मतलब सोचिए वो 1 लाख रुपए का बिजनेस आप किसी वक्त में गांव में लोग गुमटी खोलकर, छोटे छोटे दुकान खोलकर अपना पूरा आज परिवार भी कर चलाते रहा थे। हूँ लोग भाई। आज भी आज भी। करते हैं। और आज हम लोग इसी इतने दाम का मोबाइल लेकर, हमारे हाथ में कुछ ऐसा हुनर नहीं है कि हम उससे कमा सके। अच्छा, अच्छा, सबसे आसान चीज। हाँ बोलिए बोलिए। अभी ना बहुत सा आप अभी तो इतने छोटे छोटे लेवल पे ऐप डेवलप हो रहा है ना। अभी मैं देखा मेरे ही गाँव टाउन में छोटे छोटे बच्चे ऐप डेवलप करके खुद के मोबाइल में 10 बच्चों को शेयर कर रहे, कुछ कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं उसी से, कुछ अपना ही बिल्कुल सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। सिवान में जी। 1 2 लोगों ने शुरुआत करी है ऑनलाइन, हाइपर मार्केट टाइप का, सुपर मार्केट। आप ऑनलाइन ही जी बुक जी। कर दीजिए, सामान आपके घर चला जाएगा। सिवान में लड़के ने शुरू किया है। सही। आजकल तो वो भी करते हैं, जैसे कि मेरा दुकान है, मेरा एक शॉप है जिसमें बहुत सारा आइटम है। आप उसको अपना हाँ, ऐप बना के आप उस पर डाल लीजिए, ठीक है, टोटल सामान डाल दीजिए और होम डिलीवरी कराइए और पैसा अकाउंट में ले लीजिए। इतना सिंपल है। देखिए डिजिटल जमाना, मैंने इशारा किया हवा से गिर के आ गया। क्या बात है। ऑरेंज को मजा लीजिए। हाँ, मुझे तो अभी पता चला है। मुझे बताइए, कितना इतिहास का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग पता ही नहीं था। वो जो न्यूटन ने, मतलब सेब गिरा था, पूरा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसने इजाद किया, मुझे रिसर्च पता ही नहीं था। साला उस पेड़ पर मोदी जी बैठे थे और हिला के सेब गिराए थे। कर। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए। हमारे मोदी जी बड़े महान है। खैर, अच्छा देखिए दूसरी अभी चीज में बिहार में एक नंबर एक लगता जाता एक दूसरा, चलिए डिजिटल आपने बताया, डिजिटलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, उसमें एक एक्सपर्टीज लोगों को लेना है, चाहिए। अच्छा, करना दूसरा चाहिए कुछ और ये ऐसी चीज सबको बताइए करना जो। चाहिए, मतलब ना आज के दौर में सबको होना चाहिए पता नहीं। बेसिक ठीक, चीज तो पता बिल्कुल ही होना। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सबके लिए फायदेमंद हो बिल्कुल सकता है कभी भी और किसी भी हाल में। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक क्योंकि चीज और मान भी लीजिए है जो मैं देखता हूँ खालिद भाई, आप भी जी। अभी गांव में है, आपने एक बहुत अच्छी चीज अक्सर देखा होगा आपने। अब जैसे रमजान आ रहा है, या शब बारात आज है, या मस्जिद में किसी भी तरह की कोई बात होती है, आप एक चीज देखिएगा,
हो सकता है थोड़ी सी इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मेरा एक आइडिया है, बहुत दिन से मैं ये चाहता हूँ करना और करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपके आसपास जितनी भी मस्जिदें हैं या मदरसे हैं, हम उसको डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मैक्सिमम देखिएगा 80% मदरसे ऐसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं लोग, जिसकी वजह से बिल्कुल। माइनॉरिटी के लिए आने वाले बहुत सारे वजीफे या बहुत सारे ऐसे फंड स्कीम होते हैं जिससे उनको फायदा नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, नहीं मिलता बिल्कुल। और आप देखिएगा एक किताब ले लेंगे छपवा कर और लोग घूमते रहेंगे गांव गांव कि भैया 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए। क्या फायदा है? लोग उल्टे सीधे बात भी करते हैं। मैं ये कहता हूं, क्या हम उसको डिजिटली इस काम को नहीं कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के बिल्कुल अपने कर सकते हैं। आसपास के 50, अगर सिवान में मान लीजिए हमारे पास 200 मदरसे हैं या 100 मस्जिदें हैं, तो क्या हम उस 100 मस्जिद और मदरसे को एक लिस्ट में नहीं ला सकते हैं डिजिटली, और हम ये बता सकते हैं कि ये मौलाना, इनका ये मौलाना मोबाइल नंबर है, ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ये इनका अकाउंट नंबर है, जिसको जो मदद करनी है आप ऑनलाइन ऐप से 100 रुपया 200 रुपया से मदद कर दीजिए। सारा पैसा, एक तो सबसे बड़ी बात कि उस पैसे का हिसाब किताब रहेगा, टोटली व्हाइट मनी रहेगा, हराम का नहीं होगा। जो भी लोग अपना दे रहे हैं पैसा, अपने खुलूस से दे रहे हैं, और वो पैसा बिल्कुल जायज तरीके से जा रहा है। जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री के लॉ को फॉलो करते हुए आपका वो पैसा का हिसाब किताब रहेगा, जिससे कितने खर्चे हो रहे हैं उसका हिसाब किताब रहेगा। बहुत सारे आप मदरसे में देखे होंगे चोरी चमारी का भी मामला सामने आता है कि भैया ये मौलाना चोरी कर लिया, इसका हिसाब हाँ नहीं है, बिल्कुल। ये कहाँ पैसा जा रहा है। क्या इस तरीके के इल्जामात से हम लोग नहीं बचा सकते हैं इस डिजिटल जमाने में? बचा सकते हैं, बहुत आसानी से बचा सकते हैं। ये अब ऑप्शन बहुत हमारे पास। आसान तरीका है, और बिल्कुल। मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। मेरे एक साथी हैं दिल्ली में, इस पे काम हम लोग कर रहे हैं, और एक साथी ने ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है इस पर। जितने भी माशाल्लाह मदरसे हैं माशाल्लाह। वो रजिस्टर तो करें बहुत अपने अच्छी आप, बात है। जो उस पर चलिए, रजिस्टर करें अपने हमारे आप को, मदरसे में इस बात पे और मीटिंग चल रही है। ऑनलाइन पैसा हम लोग ट्रांसफर। बिल्कुल। हमारे मदरसे में इस बात चलिए पे बात दूसरा चल चीज रही है बताइए। कि कैसे किया जाए। जी बोलिए। बिल्कुल। और हम्म। बताइए, दूसरा कोई आइडिया बताइए जिस पर हम लोग, मतलब हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं जिन्होंने रोजगार खो दिया या जो बिजनेस करना चाहते हैं उस पर बिजनेस कर सकें। बिजनेस सेक्टर, बिजनेस तो भाई, बिजनेस तो ऑल एंड ऑल बहुत बढ़िया है, कुछ भी कर सकते हैं बिजनेस में। क्या सजेशन देना है? लेकिन अभी जो अभी मैं हूं ना, अभी जब से मैं 3 महीने से इंडिया में हूं और मैं देख रहा हूँ, लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत काम किया है। ठीक अच्छा। है। जैसे? मतलब वाइड लेवल पे इतने छोटे छोटे प्लांट्स लोगों ने लगाए हैं, जो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी मैंने देखा जैसे? कांटे की फैक्ट्री कितने लग गए हमारे यहाँ, इतना नहीं था, नट बोल्ट पाइप्स लोग बना अच्छा। रहे हैं, इतनी सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज मैंने देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग वाह। काम कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना बहुत बड़ी बात है, मालूम है। वाकई में बहुत हाँ, बड़ी बात है। ये छोटी छोटी स्किल डेवलपमेंट से ही ना आदमी आगे बढ़ता एग्जैक्टली exactly। अच्छा एक चीज है ना। बताइए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसके पास सिर्फ 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया है, तो वो उस चीज से किस तरह का टेक्निकल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे उसको मतलब प्रॉफिट आए, कुछ महीने का 2 4 5 हजार रुपया कमाता रहे? अरे ज्यादा कमा सकते हैं भाई। अभी मतलब 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो कोई बुराई नहीं है। अभी तो क्या है ना, मैं अभी देख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये जूस वगैरह लोग बना के घर पे भी, अभी उसकी मशीन आ रही है 30-40 हजार रुपये में। समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। जूस वगैरह का मशीन, अभी गर्मी का दिन है जैसे समझ लीजिए, जूस वगैरह आ रही है, जी। जूस वगैरह बना सकते हैं आप, सिर्फ 30-40 हजार मैं रुपये का इसीलिए मशीन दिखाया है। मैं इसीलिए दिखाया। बिल्कुल। यकीन मानिए और खालिद भाई, नेचुरल जूस का बना कर बेच सकते हैं भाई, पैक करके यकीन नेचुरल मानिए, जूस बना के। बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, कसम से कह रहा हूँ खालिद भाई। फल फ्रूट की कमी नहीं है माशाल्लाह से। नहीं नहीं आप माशाल्लाह, पहले से ऑरेंज बहुत जूस अच्छी। ऑरेंज बिल्कुल। जूस और को आप नेचुरल। ऑनलाइन सेल कर सकते हैं मेरे भाई। हाँ मेरे भाई। और मजे की बात क्या है, पहले अपने एक्सेस नहीं था, ये पैकिंग का जो ऑप्शन है ना, अभी अपने यहाँ बहुत जोरों शोरों से मिल रहा है। और उसकी मशीनें भी मिल रही है पैक करके आप। अब तो पहले की तरह लाइट भी नहीं है, हमारे पास फ्रीजिंग सिस्टम भी है। आप फ्रीज कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते बेशक। हैं। और बहुत सबसे आसान अच्छी है। बात क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के हालात सुधर चुके हैं, जिससे माशाल्लाह बहुत बहुत सारे बेहतर। फायदा हो सकता है। बहुत नीतीश बेहतर कुमार है। की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी भाई। आई लाइक ये दिस पर्सन एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फॉर दिस मैं भी इस बात वर्क के लिए सहमत स्पेशली। हूँ नीतीश बिल्कुल। चाचा का। वालेकुम नहीं, दूसरी अस्सलाम बात है, शम्स रजा भाई। आप जो है ना, एक काम जैसे कि कोई करना चाहते हैं, 1 लाख रुपया है, एक छोटा मशीन ले, या किसी भी चीज का हो, चिप्स बना सकते हैं, चिप्स छान के बेचना, पैक में पैक करके बेचना। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिटी में। अभी ना गांव में जाएंगे ना, तो मेरे गांव में लगभग 10-15 ऐसी दुकानें खुल गई हैं। आप उन दुकानों को सप्लाई कर दीजिए, 5-5 रुपए का पैक बना के। आप, मैं बता रहा हूँ, बताइए। महीने का 50 रुपए कमाएंगे, सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करके। कहीं नहीं गया है।
और वो काम आपके घर की लड़कियां और आप खुद मिलकर लड़के बच्चे कर सकते हैं। इसमें कोई बाहर के लेबर की जैसे लिज्जत पापड़ की शुरुआत हुई थी। कुछ नहीं। यस एग्जैक्टली। अभी ना आपको छोटे पता स्तर है पे मिराज काम भाई, खालिद भाई, मैंने बहुत जबरदस्त। पता, यकीन मानिए खालिद भाई, भीख मांगने के अलावा दुनिया का कोई काम इंसान करे ना, कोई बुराई नहीं है उसमें। हमारे यहाँ तो एक टशन भी है ना कि साला हाई काम हम कैसे करेंगे। ये जो लोग का कहीं वाला जो सिस्टम है ना, बड़ा दिक्कत है भाई। इसके लिए हम लोग थोड़े पीछे हो गए हैं। नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जो मैंने देखा ना, इस मामले में ग्रोथ हुआ है भाई। बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं खालिद भाई, अब मैं धीरे धीरे अपने आप को पॉलिटिकल कमेंट से अब दूर कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे मैं लाइव भी अब कम आता हूं, बहुत सारी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। जानते हैं क्यों? कसम खुदा की कह रहा हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो से वो जरूर इस बात से मतलब इत्तेफाक रखेंगे। अगर आप भी एग्री करते हैं तो बताइएगा। जो जी जी। इंसान चाहे साला कितना भी बड़ा अंधभक्त हो, चाहे जितना भी हाँ, बड़ा मतलब चापलूस हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जी अगर वो इंसान साला इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में अगर नहीं सीखा, तो वो दुनिया का कोई भी आफत उसके ऊपर आ जाए उसको नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। यकीन मैं इस मानिए। बात पे सहमत हूँ। अब मैं इस बात को समझ गया हूं कि अगर अंधों को, सालों को अगर ये बात समझ में आ गई है कि किस नेता की घटिया नीति की वजह से इतने बुरे दिन आए, और उस बुरे दिन को कितने घटिया तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया, किस तरीके से लोग सड़क पे मरे, अगर ये तमाम चीजें अगर उसके दिलो दिमाग में नहीं आ पाई, तो अब दुनिया में उसके वक्त जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आने वाला है जिससे वो कुछ सीख सकेगा। अब इससे बुरा वक्त क्या आएगा खालिद भाई? नहीं आपको नहीं कुछ जिंदगी, नहीं। आपको साला साल भर के लिए घर में पैक कर दिया गया, आपकी नौकरी खत्म कर दी गई, आपके पैसे बर्बाद कर दिए गए, भाई आपको वहां पीटा तक गया तो ठीक सड़कों था। पर। मजा क्या है, वहां तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन अभी जो हालात हुए हैं ना मार्केट के, जॉब नहीं है भाई। मतलब जो एकदम वेल सेटल्ड लोग थे ना, वो भी देख रहा हूँ साइकिल और वो हीरो जो गाड़ी आती है उस पर कुछ कुछ सामान बेच रहे गांव में। जो वेल एग्जैक्टली सेटल्ड लोग खालिद रहते भाई, थे। बिल्कुल। ठीक है। जो इंसान अगर इस हालात में अगर नहीं सीखा कि हमारे पॉलिटिकल स्टैंड कैसे होंगे, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे मतलब पॉलिटिकल नेता कैसे होने चाहिए, वो इंसान अब इस दुनिया में साला ऊपर वाला भी उतर के आ जाएगा ना, तो कहेगा ना ना ना, तू ना हो, वो तू भगवान ना हो, ना माने, जा हम अंधभक्त ठीक बानी। सही बात है, इसमें इस बात से सहमत हूँ समझ रहे हैं? तो मतलब वो नहीं मानेगा, वो बर्बादी की तरफ चल भाई। चुका है। इसीलिए अब मैं ये सोच रहा हूं कि जिस इंसान को अगर इस हालात में भी हिंदू मुसलमान समझ सूझ नहीं रहा है, है, इस अकल नहीं हालात है। में भी बेवकूफी जूझ रही है, इस हालात में भी मतलब एक दूसरे को धर्म के नाम पे मार दिया जा रहा है, इस हालात में भी आप मॉब लिंच कर दे रहे हैं, बलात्कार कर दे रहे हैं, तो अब ऊपर वाला ही आएगा और कुछ करिश्मा दिखाएगा, कुछ मुजजा दिखाएगा, लात मारेगा पिछवाड़े पर, इतना भयंकर लात मारे कि सूझ जाए बढ़िया से, तभी इन लोगों का कोई उपाय है। अदरवाइज खत्म, अब कोई उपाय नहीं। इसीलिए मैं अब सोच लिया हूं कि साला नौकरी की जो भी इंफॉर्मेशन आता है शेयर करो, जिसको मिलना होगा मिलेगा, बाकी के लोग भाड़ में जाए, मरे उसी तरह पॉलिटिकली अपना, कोई दिक्कत की सही बात बात। नहीं। जब जब तक लोग गिरेगा नहीं लग तब तक उठेगा नहीं। क्या हाँ गिरेगा, लॉस तो सबको आप लोग कर रहे हो, सब लोग लग रहा है गिरेगा। कि खालिद भाई बता रहे हैं अच्छी बात, रफीक बता रहे हैं अच्छी बात, तो इनका कोई फायदा है? क्यों ये बता रहे हाँ हैं पॉलिटिकल सबको का नेता सबको ये खराब फायदा है कि सही बिल्कुल। है? मरो सालो। अरे मैं आपके बारे में बताऊं, मैं सिवान में था ना लास्ट टाइम। तो बहुत हम्म। लोगों के साथ में बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी कि रफीक भाई है। तो अरे वो उनको अपना पॉलिटिकल फायदा है भाई। वो अच्छा। पिछले इलेक्शन। हाँ। मुझे शौक लगा, मतलब अरे अरे चलिए अच्छी बात है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सबका अपना ओपिनियन रख सकते हैं। रखिए। अच्छी बात है। मेरा अपना पॉलिटिकल फायदा बस यही है कि अच्छी मैं चीजें इसलिए प्रचार नहीं होनी चाहिए। सोचता ना कि एक बंदे को आदमी इतना क्लोज से जानता है, अपना लॉस करके इसमें लगा हुआ उसको लोग बोले तो थोड़ा सा हार्ट होता है, वरना ना। सारा सब कुछ अपना लगा के काम किया जा रहा है, या कुछ भी जितना भी हम लोग कैंप लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने पॉकेट्स का करते हैं अपना सारा पैसा कुछ। लगा के बिल्कुल, और अपनी मेहनत की कमाई है भाई, ऐसा नहीं कोई फंडिंग आ रही है। और अच्छे लेवल पे हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह और सबको आगे भी और खैर भी करे। कुछ होगा। आगे एक और बेहतरीन प्लान है। अभी मेरा 100 लोगों का टारगेट है कि उन लोगों को रोजगार देना, हर महीने कम से कम 2 से 3 हजार उनके हाथ में आए। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं मैं, इंशाल्लाह, बिना इंशाल्लाह किसी इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट के। उसमें मेरा ही उल्टा अच्छा। पैसा लगेगा, अच्छा खासा लाखों में, हाँ, लेकिन करूंगा मैं, कोई मसला नहीं। किया जा और सकता है। बताइए। बिल्कुल 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 बहुत करना है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है भाई। इंडिया में शब बारात का मजा लिया जा रहा है। हाँ? सारे लोग अब मस्त, वाकई में बेहतरीन। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बकरे की भी।
काहे ऐसा कर रहे हैं भाई? ये हम लोग आए हैं एक बड़ी जबरदस्त जगह, आइए तो आपको लेकर आता हूं मैं। ये स्पेशल गुफा है, अच्छा ये वो गुफा है। अच्छा। ज- राम रहीम वाला गुफा नहीं है ना? ना 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 ना, लाहौल में यहाँ वो तो नहीं चलता है। अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा और बताइए खालिद भाई, कि अगर मान ये लीजिए कोई बंदा, क्या हाल है, खैरियत? जी अगर कोई बंदा भारत में है, ठीक है, जी। हट्टा कट्टा है, जवान है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? क्योंकि आप भी देखिए बड़े कम उम्र में बड़ा अच्छा काम मतलब कमाए हैं, बाहर गए हैं, परिवार देखते हैं, बिजनेस भी करते हैं। क्या लगता है मतलब कि किस तरीके का उसका सोच रहना चाहिए? देखिए, मैं तो बोलूंगा सबसे पहले अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करें और अच्छे से करें भाई। ये सबसे बड़ा स्किल, आप स्टडी किए हुए हैं, आप स्किल्ड है, तो आपके लिए दुनिया में सब जगह काम है। सबसे पहले अपने आप को डेवलप कीजिए और अपने आप पे काम कीजिए। सबसे पहले आप अगर डेवलप्ड है ना तो दुनिया को बदल सकते हैं। अपने आप पे काम कीजिए, आप स्टडी कीजिए, कोई भी छोटा बड़ा टेक्निकल काम कीजिए और सीखते रहिए। ठीक है। बिल्कुल। अभी ना 2-2 महीने, 1-1 महीने का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मजे की बात एक बार बताऊं, गवर्नमेंट जॉब आया है, किसी को पता भी नहीं था, लाइब्रेरियन का। अच्छा। 1997 के बाद लाइब्रेरियन की बहाली इंडिया में हुई ही नहीं है। अरे बाप रे। ठीक है। और मालूम है, हजारों के तादाद में लाइब्रेरियन चाहिए इंडियन गवर्नमेंट। और बहुत जल्द इस पे ना काम चलने जा रहा है। और इसका इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी फील्ड में। और लाइब्रेरियन का कोर्स कर लीजिए, 2 महीने का है। एग्जाम में क्या बैठिए, बात। चल गया तो हो गया। अच्छा, लेकिन हमको बड़ा इस पे यकीन नहीं रहता है, यकीन मानिए खालिद भाई, कि मैं जी मतलब देखिए कि बहुत पढ़ना लिखना जरूरी है दुनिया में बेहतरीन बिजनेसमैन बनने के लिए। मेरा मतलब, मेरा ये नहीं मानना पर्सनली। नंबर्स ठीक है। कैनॉट डिसाइड योर फ्यूचर, नंबर्स कैनॉट डिसाइड योर नहीं, यू नो। मैंने नंबर्स नहीं बोले, सॉरी फॉर हाँ इंटरप्शन। नहीं, हाँ मैंने नहीं नंबर नहीं, नहीं आपकी बोला। बात सही है कि अगर लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़े, जो लोग उस यस लाइन में पढ़े। लगे बेस्ट है। यस। लेकिन जो साले नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम वो वक्त तो बर्बाद नहीं करें। नहीं, उनको टेक्निकल कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ भी करो भाई। भाई वेल्डिंग का काम सीख लो ना, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो। अपने हाथ में कुछ तो टेक्निकल रखो। कोई बुराई नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना बड़ा है अपने यहाँ। बिल्कुल। आप पढ़ो, कुछ तो करो। अच्छा, सिविल लाइन में कंट्रीब्यूट। जैसे मैं यम्बू गया था खालिद भाई, जी। यम्बू में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, आपका इलाका होगा, हाँ उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे बहुत सारे काम है, छोटे मोटे टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे क्यू क्यूसी हो गया, क्वांटिटी सर्वेयर हो गया, जैसे वो स्पेशल जो यहाँ पे पेट्रोल को जिसमें कंटेन करके रखा जाता है, जो बड़े बड़े साइलो बनते हैं, जी। उसका जो स्टैटिक पेंटिंग रोटेटिंग। होता जी, स्टैटिक है और ना? रोटेटिंग। एग्जैक्टली exactly। और उसका उसका अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, क्यूए क्यूसी जो उस पे काम करता है, उस पर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह के कोर्स कैसे होते हैं, मतलब अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपको दो बात बताऊंगा। दो हम्म। फील्ड है ये। एक जो ठीक है। रनिंग प्लांट है उसका अलग ही फील्ड है। ठीक है। और अच्छा। एक कंस्ट्रक्शन फील्ड अलग ही है। ये जो क्यूए क्यूसी ओके। डिपार्टमेंट है ना, इसके लिए कंस्ट्रक्शन फील्ड लग रहा है, जैसे नया प्लांट वगैरह बन रहे हैं, उसमें इन टाइप की क्यूए क्यूसी की रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रहती है। लोग कर सकते हैं कोर्सेस। ठीक है। उनके लिए। लेकिन जो रनिंग प्लांट है ना, इसमें ना आजकल जॉब लेना बहुत टफ है। इसमें ना क्यूए क्यूसी चाहिए, ना इसमें क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए। इसमें सिर्फ मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए। ठीक है। मेंटेनेंस टेक्नीशियन में चाहिए क्या? जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अच्छे लेवल का होना चाहिए, ठीक है, एनालाइजर टेक्नीशियन अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल टेक्नीशियन अच्छा होना चाहिए, रोटेटिंग टेक्नीशियन, स्टैटिक टेक्नीशियन, ये सारी चीजें आपको पता है, तब आप कामयाब है रनिंग फील्ड के लिए। जैसे रनिंग ओके। प्लांट से जो, ओके। जैसे कंस्ट्रक्शन प्लांट है उसमें कुछ भी कर सकते हैं आप, एज इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइजर, सेफ्टी, ये बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन रनिंग प्लांट में ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग आदमी में प्लांट को चलाया जाता ओके। है। ये अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर कोई बंदा सऊदीया आना चाहता है, ठीक है, अभी जी। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग बंद करेंगे क्योंकि बैटरी मेरी सिर्फ 6% बची हुई है, ऑफ हो जाएगा तुरंत मोबाइल। नहीं नहीं, अगर ठीक है, इस तरह का डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल। थोड़ा सा प्रॉफिट हो, कुछ भी सीखने को मिले।
तो अगर मान लीजिए कोई सऊदीया आना चाहता है, और नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत हम लोगों ने भी सुना कि आके फंस गए, आके ये हो गए, आके वो हो गए, मतलब ये आके फंसने का मतलब मतलब क्या नॉलेज की कमी है या उनके टेक्निकल नॉलेज की कमी है, किस तरह की कमी? दो चीज है इसमें, मैं बता दूं। पहले अपने यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बिना पता किए ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें कफील लेवल पे जाते हैं और वो फंस जाते हैं। कोई सऊदी अरब में फंसता नहीं है भाई, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लड़ सकते हैं, आप वापस जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सही, हिम्मत की जरूरत होती है। कोई फंसता नहीं है। सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं और किस काम में जा रहे हैं। थोड़ी बहुत तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना, कि आप किस काम के लिए किस कंपनी ने हायर किया, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये चीज उस पर मेंशन नहीं है, नहीं, तब आप नहीं फंसिएगा। ना वो सैलरी काट सकते हैं। ये जो लोग निकम्मे हैं ना, वो लोग बोलते जाके फंस गए, ऐसा होता नहीं है जनरल। वो काम नहीं कफिल करना फंसा चाहते हैं। देलस। हाँ, फंसा देलस, एजेंट भेज देता, घर किया था। वो ऐसा होता नहीं है जनरल, ठीक है। हम लोग भी आए थे ना, तो शुरू में तो लोगों ने बोला कि तुम लोग फंस गए। बोला तो क्या फंस गए, कंपनी सैलरी दे रही है ना, खत्म। मैं कम ज्यादा इतने होता दिनों तो से क्या? सऊदीया में हूँ खालिद भाई, इतना घूमता फिरता मस्ती करता हूँ, बहुत तरह के लोगों से मुलाकात करता हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात करता हूँ। मैंने एक ही चीज एक्सपीरियंस किया कि वाकई में अगर आप आने से पहले सही से अपने पेपर्स, अपने काम को नहीं देखे हैं, और बहुत सारे लोगों से कैंप में मिलता रहता हूँ। अभी भी मैं एक जिस जगह पर हूँ, एक बहुत बड़ा कैंप है, ये बहुत बड़ी कंपनी का है यहाँ के, वहां पर कई लोगों से मिला। तो अगर सबको पता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल। आप आंख बंद करके आ रहे हैं भैया, एजेंट पैसा ले लिया है 1 लाख रुपया, आप उसको पैसा भर के कहीं भी किसी काम में घुस जा रहे हैं, तब तो होगी दिक्कत। गलती आपकी है ना भाई। तब ठीक है, चलिए ठीक है मेरे खालिद भाई, भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई उतना वक्त आपका देने भी के लिए, बहुत फिर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात ये होगी। मेरे दोस्त लोग हैं, सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या पार्टी चल रही है, पौड़ी हो नहीं रही भाई, है? आज मस्जिद से ही लोग आए, बोला रखो और चलो। हम लोग अच्छा, मस्जिद में ही ठीक बैठे ठीक। मदरसे वाले एरिया में। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। ठीक ठीक। और वो जो मस्जिद चलिए। में अगर आप बैठे हैं, तो वो जो बात मैंने बताई उस पर कोशिश कीजिए, इस पे नहीं, इस पे अभी काम हमारी करते इस हैं। पे मीटिंग ही चल रही है मदरसे में, कि इसको कैसे भेजा जाएगा और क्या किया जाएगा। क्योंकि ठीक, लास्ट ईयर जो क्योंकि कलेक्शन हुआ था, मैं बता दूं, वो डिजिटल ही किया गया था हम लोगों का। क्योंकि लॉकडाउन था, वाह, कोई बाहर गया नहीं था, तो हम लोग जितने बंदे थे सबको ज्वाइन करके पैसे काउंट करके भेजे थे, समझ रहे हैं। बहुत तो अभी बढ़िया। इसको उसी को तो इस इम्प्रूव पर हम किया लोग एक जाएगा। बड़ा प्लान करेंगे इंशाल्लाह खालिद भाई, ठीक है। चलिए, ओके मेरे भाई, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका भी हाफिज। शुक्रिया।